अस्पताल के आईसीयू में जीवन और मौत के बीच संघर्ष करती नीलिमा इस वक्त होश में नहीं थी, किंतु उनकी आंखों में जीवन का एक एक पल सपना बनकर दृष्टिगोचर हो रहा था। आईसीयू के बाहर इस समय उनके चारों बच्चे खड़े थे, लेकिन हफ्तों से इंतजार करती आंखें अब थक चुकी थीं। इस इंतजार ने शायद उन्हें अब तक तोड़ दिया था। उनकी आंखें अब खुलना ही नहीं चाह रही थीं। कुछ बेहोशी और कुछ होश के आलम में उनकी आंखों में इस समय सुख और दुख का मिला-जुला संगम हो रहा था। कभी परिवार में उन्हें उनका महत्व दिखाई देता तो अगले ही पल होता हुआ तिरस्कार भी दिखाई देने लगता। आईसीयू के सन्नाटे में उन्हें अपने जीवन की हर घटना एक फिल्म बनकर दिखाई दे रही थी। उन्हें दिख रहा था कैसे वो नई नई शादी करके ससुराल आई थी, कैसे सबने मिलकर उनका गृह प्रवेश करवाया था, किस तरह परिवार में वो सबको साथ लेकर चली थीं। पूरी तरह से अपने सारे कर्तव्य निभाते हुए उनके जीवन का सफर जारी था। सास ससुर जेठ जेठानी सबके साथ कितने मधुर संबंध थे। विवाह के एक वर्ष में ही उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया पराग। अभी पराग एक वर्ष का ही हुआ था कि नीलिमा फिर से प्रेग्नेंट हो गई और इस बार उन्हें जुड़वा बच्चे हुए, जिनका नाम सभी ने बहुत सोच समझकर चिराग और अनुराग रखा, जो पराग से मिलता जुलता था। उनके आने से घर में और भी रौनक हो गई। सब बहुत खुश थे, लेकिन परिवार में सभी एक बेटी के लिए तरस रहे थे। नीलिमा की जेठानी मालती निसंतान थी। उन्हें भगवान ने औलाद के सुख से वंचित रखा था। नीलिमा के आने के बाद उनका खाली घर बच्चों की किलकारियों से गुंजायमान हो गया था। एक दिन नीलिमा की सासू माँ ने अपनी एक इच्छा उसके सामने रखते हुए कहा, नीलिमा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या तुम मानोगी? हाँ कहो ना माँ, हमारे तीन तीन नाती हैं, लेकिन बेटी के बिना घर कितना सूना लगता है। एक बेटी तो घर में होनी ही चाहिए। उनके इशारे को समझते हुए नीलिमा ने कहा, माँ, ये तो भगवान की मर्जी है। उन्होंने हमें तीनों बेटे ही दे दिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? नीलिमा बेटा, माता रानी अभी भी तो बेटी दे सकती है ना। अपनी सासू माँ की बात सुनकर नीलिमा ने सोचा, पूरा परिवार एक बेटी चाहता है। एक बार और कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। उसे सबकी इच्छा पूरी करने के लिए एक चांस जरूर लेना चाहिए। माना 4 बच्चे हो जाएंगे, लेकिन जीजी की भी कोई औलाद नहीं है। इतने सारे लोगों के बीच पता ही नहीं चलेगा और बच्चे बड़े हो जाएंगे। भगवान ने भी उनकी विनती सुन ली और 1 वर्ष के पश्चात उनके घर एक बिटिया भी आ गई। पूरे घर में सभी की इच्छा पूरी हो गई। सबकी खुशियां मानो उछाले मार रही थी। उस बिटिया का नाम सबने मिलकर शुभांगी रखा। नीलिमा की जेठानी चारों बच्चों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपनी खुद की गोद सूनी रहने का दुख जाने अनजाने, चाहे बिन चाहे, उनके अंदर इस तरह बसा था कि वो खुद को अधूरा समझने लगी थी। अपने अंदर की इस घुटन को वो कभी किसी से कह भी नहीं पाती थी। इसी कारण धीरे धीरे वो बीमार रहने लगी। जैसे तैसे 5 वर्ष उन्होंने और निकाले और उसके बाद हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई। ऊपर जाने जैसी उम्र नहीं थी मालती की, लेकिन जब इंसान 24 घंटे दुखी रहता है, अपने अंदर एक दर्द को पालता है, तब कुढ़ते रहने के कारण वो दर्द नासूर बन जाता है। फिर अंत होना तो पक्का ही हो जाता है। जब घर में सुख और शांति का वास होता है, तब कहीं ना कहीं से ऐसा कोई हादसा हो जाता है जिससे सुख और शांति को विघ्न बाधा बाहर का रास्ता दिखाकर खुद घर में प्रवेश कर जाते हैं।
मालती की मौत ने उसके पति को तोड़ दिया। उन्हें ऐसा सदमा लगा कि वो अपने आप को बहुत दिनों तक संभाल ना पाए। समय के कालचक्र ने उनका जीवन भी समाप्त कर दिया। धीरे धीरे समय की रफ्तार के साथ बच्चे बड़े होने लगे। नीलिमा के ऊपर बूढ़े सास ससुर की जवाबदारी तो थी ही, साथ में बच्चों के नाज नखरे भी उन्हें ही उठाने पड़ते थे। सबकी अलग अलग पसंद, अलग अलग फरमाइश। नीलिमा सभी की इच्छा का पूरा पूरा ध्यान रखती थी। अगर कोई छूटता था तो सिर्फ वो खुद ही होती थी, जिसका वो कभी ध्यान नहीं रखती थी। सबसे बड़ा बेटा पराग इंजीनियरिंग कर रहा था। अनुराग और चिराग एमबीए कर रहे थे। छोटी बिटिया मेडिकल में थी। पराग की पढ़ाई पूरी होते ही उसकी दूसरे शहर में नौकरी लग गई। पराग की नौकरी लगने से नीलिमा जितनी खुश थी उतनी ही दुखी वो उसके दूसरे शहर जाने के कारण थी। लेकिन नौकरी तो करनी ही थी, इसीलिए वो अपने आंसुओं को धैर्य के अंदर घोलकर पी गई। इसी बीच नीलिमा और उनके पति सौरभ ने पराग का विवाह भी निश्चित कर दिया, ताकि उसे अकेले रहकर परेशान न होना पड़े। विवाह होते से ही पराग अपनी पत्नी को लेकर चला गया। पराग की ही तरह अनुराग और चिराग की भी नौकरी लगते ही नीलिमा और सौरभ ने उनका भी विवाह कर दिया। विवाह के बाद वे दोनों भी अपनी अपनी पत्नी को लेकर घर से दूर चले गए। नीलिमा का दिल दुखी था, पर कहे किससे। बच्चों को अपने पल्लू से बांधकर तो वो नहीं रख सकती थी। वो सोच रही थी कि जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। भाग्य के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। अब घर में बची थी शुभांगी, जो उसके साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के से प्यार करती थी। पढ़ाई पूरी होते से उसने भी अपनी माँ नीलिमा के सामने प्यार का इजहार करते हुए कहा, मम्मा, मैं राहुल से प्यार करती हूँ। वो 2-3 बार मेरे साथ घर भी आया था। हाँ हाँ, मुझे याद है शुभांगी, प्यार करती हो, ये तो हम दोनों ही जानते हैं। लड़का अच्छा है, डॉक्टर है, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है बेटा? अभी आगे पीजी भी कर लो। नहीं मम्मा, पीजी तो शादी के बाद ही तो हो जाएगा। राहुल के माता पिता जल्दी कर रहे हैं, उनकी बात तो मानना ही पड़ेगा, वरना उन्हें बुरा लगेगा। नीलिमा ने सोचा, अपनी खुद की माँ को बुरा लगेगा, दुख होगा, शायद ये शुभांगी सोचना ही नहीं चाहती है, जबकि वो जानती है कि उसके तीनों भाइयों के जाने से घर सोना हो गया है। उसे थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। अब वो भी चली जाएगी। खैर, उन्होंने उसकी इच्छा के मुताबिक उसका भी विवाह कर दिया। अब चारों बच्चे अपने परिवार के साथ अलग अलग अपना जीवन गुजारने लगे। जो आंगन भरा पूरा था, जहां खुशियां उछाले मारा करती थी, वो आंगन जैसे धीरे धीरे भरा था, वैसे ही धीरे धीरे खाली भी होता चला गया। सूनापन अपने पैर पसारे हर तरफ झलकता था। नीलिमा और सौरभ अब 2 ही लोग घर में बचे थे। जब तक सास ससुर जिंदा थे, हालातों से जूझती नीलिमा ने सच्चे मन से उनकी खूब सेवा की, लेकिन ढलती उम्र के कारण वे दोनों भी उनका साथ छोड़कर चले गए। अपनी व्यस्ततम जिंदगी से समय निकालकर बच्चे कभी कभी माँ बाप को याद कर लिया करते थे, जिसे सिर्फ औपचारिकता ही कहा जा सकता है। विवाह के कुछ वर्ष बाद पराग की पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। तब एक दिन पराग का फोन आया। हेलो मामा। हेलो पराग, कैसे हो बेटा? माँ, सब ठीक है। आपकी बहू प्रेग्नेंट है, आप लोगों को यहाँ आना पड़ेगा। अब आपके बिना और कौन यहाँ सब संभालेगा? बिना सोचे बिना देर लगाए नीलिमा ने कहा,
हाँ बेटा, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करना, मैं कल ही आ जाती हूँ। सौरभ अभी रिटायर नहीं हुए थे, इसलिए नीलिमा ने अकेले ही जाने का मन बना लिया। रात को उन्होंने सौरभ को अपनी बहू के प्रेग्नेंट होने की बात बताते हुए कहा, बच्चों को मदद की जरूरत है, मुझे जाना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, चली जाओ। पर सौरभ, तुम अकेले, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक तो हूँ, कुछ दिनों की बात है, मैं रह लूंगा। उसके बाद नीलिमा पराग के घर आ गई। यहाँ भी उन्होंने अपनी बहू का बहुत ख्याल रखा। घर में एक नन्ही परी भी आ गई। सब कुछ हो गया। अब नीलिमा वापस जाना चाह रही थी, लेकिन कुछ दिनों के लिए आई नीलिमा अब सब कुछ हो जाने के बाद भी वापस नहीं जा पा रही थी। एक दिन उन्होंने पराग से कहा, पराग, अब तो गुड़िया 6 महीने की हो गई है, वहाँ तुम्हारे पापा अकेले हैं, मुझे जाना होगा। अब तुम बहू की माँ को बुला लो, कुछ दिन वो संभाल लेंगी। अरे नहीं मम्मा, अभी तो वहाँ भी पापा रिटायर नहीं हुए हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा। नीलिमा पराग के चेहरे को ये बोलते हुए देख रही थी, किंतु कुछ बोल नहीं पाई। इसी बीच सौरभ रिटायर हो गए और वो भी पराग के पास आ गए। पराग की बेटी को उन्होंने 3 साल का कर दिया। एक दिन सौरभ और नीलिमा बैठे बात कर रहे थे। सौरभ ने कहा, नीलू चलो, अब हम अपने घर चलते हैं, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, तुमने तो कभी खुद के लिए जिया ही नहीं है। नीलिमा ने कहा, कैसी बात कर रहे हो आप? मैं अपनों के लिए जी, मतलब मेरे लिए ही तो जी हूँ। ये सब मेरे अपने ही तो हैं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं चाहता हूँ तुम्हें कम से कम चारों धाम की यात्रा तो करवा ही दूँ। उनकी बात चल ही रही थी कि तभी उनके बेटे अनुराग का फोन आ गया और फिर से एक बार वही परिस्थिति उनके सामने आकर खड़ी हो गई। अब अनुराग की पत्नी प्रेग्नेंट थी। अनुराग ने कहा, पापा, पराग भैया की बेटी तो अब बड़ी हो गई है, आप दोनों को अब यहाँ आना पड़ेगा। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए भी तो आपका फर्ज बनता है ना पापा। ये सुनकर सौरभ ने अपनी इच्छा को अंदर ही किसी कोने में छुपा लिया और दोनों पति पत्नी अनुराग के घर पर पहुंच गए उन्हें मदद करने के लिए। पराग के समय में नीलिमा अकेली थी, लेकिन अब कम से कम सौरभ उनके साथ थे, इसलिए उन्हें संतोष था। अनुराग के बच्चे की देखरेख में 2 वर्ष निकले कि चिराग के घर भी उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जाना पड़ा। तीनों बेटों के बच्चों को भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझकर जितना बन सका उतना किया। बड़ा ही महत्व था उनका जब वो ये जिम्मेदारी उठा रही थी। सब बच्चे तब उन्हें अपनी ओर खींचना चाहते थे, लेकिन ये सब करते करते उनकी उम्र भी बुढ़ापे की कुछ सीढ़ियां चढ़ चुकी थी। थक गई थी अब वो, उनकी हड्डियां कमजोर पड़ चुकी थी। जैसे ही शरीर ने काम करना कम कर दिया, महत्व भी अपने आप ही कम होता चला गया। ना कहीं घूम फिर पाई, ना जीवन का एक भी दिन खुद के लिए जी ही पाई। एक दिन चिराग ने अपने बड़े भाई को फोन करके कहा, पराग भैया, मम्मा हमेशा बीमार रहती हैं, पापा भी कमजोर हो गए हैं, उनसे भी ज्यादा कुछ होता नहीं है, मैं कब से उन्हें रख रहा हूँ, अब कुछ दिनों के लिए आप लेकर जाओ, आखिर वो मेरे अकेले की जवाबदारी थोड़ी है। अरे चिराग, तू अनुराग को बोल यार, अभी यहाँ बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगा, बच्ची की पढ़ाई लिखाई पर असर पड़ेगा। कहते हुए पराग ने फोन काट दिया। चिराग ने अनुराग को फोन किया तो उसका कुछ और बहाना था। फिर
चिराग ने अपनी बहन शुभांगी को फोन किया। वो अपने घर में बहुत खुश थी। सब कुछ था उसके पास, बस समय ही नहीं था। जब जब उसे जरूरत पड़ी उसने अपनी माँ नीलिमा को पुकारा। तब तब माँ ने साथ दिया। लेकिन आज जब माँ को संभालने की बारी आई तब उसके पास भी समय की कमी, अपने परिवार की उलझने, अपनी व्यस्तता आड़े आ गई। नीलिमा बिस्तर पर लेटे लेटे ये सब सुनती रहती। आंखों से बहते आंसुओं को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछकर अपने पति सौरभ से छुपाती रहती। लेकिन सौरभ कोई बच्चे नहीं थे, वो सब समझते रहे। सौरभ का दिल टूट गया था। वो अपनी पत्नी का होता तिरस्कार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अंततः एक दिन उनका धैर्य खत्म हो गया और उन्होंने नीलिमा से बिना पूछे ही अपने घर वापस लौटने की पूरी व्यवस्था कर ली। वो नीलिमा और खुद का सामान एक सूटकेस में रख रहे थे। तब नीलिमा ने पूछा, सौरभ ये क्या कर रहे हो? वही नीलिमा जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, पर बहुत देर हो गई है। बस अब चलो अपने घर। जाते वक्त तक भी उन्होंने चिराग और उसकी पत्नी को कुछ नहीं बताया। जब टैक्सी घर के सामने आकर खड़ी हो गई तब चिराग ने पूछा, पापा क्या आप कहीं जा रहे हैं? अपने चश्मे को आंख पर चढ़ाते हुए उन्होंने कहा, हाँ चिराग, जिस घोंसले को खाली छोड़ आए थे उसी में वापस जा रहे हैं। लेकिन पापा, नहीं बेटा, हम समझ सकते हैं तुम्हारी परेशानी को। हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते और वैसे भी यहाँ कब तक रहेंगे तुम्हारे घर। लेकिन पापा, माँ की तबीयत, कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा उसे। वो मेरी जवाबदारी है और इसे पूरा करना मेरा फर्ज है। तुम्हारी माँ तुम चारों भाई बहन के बीच यहाँ से वहाँ लुढ़काने वाली कोई गेंद नहीं है बेटा, जो तुम अपनी अपनी सुख सुविधा के लिए उसे यहाँ से वहाँ भेजते रहो। तुम सब उसे यहाँ से वहाँ धकेलो, उससे अच्छा है मैं ही उसे लेकर यहाँ से चला जाऊं। अपने पति की बात सुनकर नीलिमा ने कहा, सौरभ ये क्या कह रहे हो आप शांत हो जाओ। नहीं नीलिमा, मैं तुम्हारा तिरस्कार होता नहीं देख सकता। सच पूछो तो ये तिरस्कार हमारा नहीं, ये तिरस्कार है उस बुढ़ापे का जो हर इंसान को एक न एक दिन अपने शिकंजे में ले ही लेता है। पर पता नहीं फिर क्यों लोग बीच में ही सौरभ को टोकते हुए नीलिमा ने कहा, तुम शांत हो जाओ सौरभ, ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे हमें प्यार नहीं करते। परिस्थितियों और हालातों ने उन्हें मजबूर कर दिया है। तुम बच्चों को गलत मत समझो। हाँ, मैं समझ रहा हूँ नीलिमा, गलती हमारी ही है। हमें खुद ही बच्चों को हमारी जिम्मेदारी से बचा लेना चाहिए था। हमें खुद ही अपने घर वापस चले जाना चाहिए था। चिराग अपने पिता की नाराजगी के आगे कुछ भी न कह सका। वो चुपचाप खड़ा सुन रहा था। इस तरह सौरभ और नीलिमा ने चिराग का घर छोड़ दिया और पहुंच गए अपने पुराने आशियाने में। घर खोला तो वहां उन्हें वही अपनापन दिखाई दिया। ये था उनका खुद का घर, जहां से कभी कोई उन्हें कहीं भी जाने के लिए नहीं कह सकता था। यहाँ सब कुछ उनके नियंत्रण में था। वो अपनी मर्जी के मालिक थे। वहाँ की तरह हर काम पूछ पूछ कर करने की जरूरत नहीं थी, न ही यहाँ से वहाँ भेज दिए जाने की चिंता ही थी। कुछ समय बीता, लेकिन नीलिमा अंदर ही अंदर कुढ़ती रही, ये सोचकर कि कितना किया सबके लिए, लेकिन उनके लिए किसी के पास समय नहीं बचा। ये ऐसा कड़वा सच था जिसे वो जानती थी, बस सौरभ के सामने छुपाती थी ताकि उन्हें दुख न पहुँचे। धीरे धीरे नीलिमा की तबीयत बहुत खराब रहने लगी।
सौरभ अब हमेशा उनकी सेवा करते रहते। वो चाहते थे कि जब तक नीलिमा की सांसें चल रही है, उन्हें भी अपने आप को संभालना है। लेकिन भगवान सबकी हर इच्छा पूरी कहाँ होने देते हैं। शारीरिक थकान और मानसिक पीड़ा ने आखिरकार उन पर हमला कर ही दिया और अंततः वो नीलिमा का और अधिक समय तक साथ न निभा पाए। अचानक ही हार्ट अटैक से उनका जीवन समाप्त हो गया। अब नीलिमा सच में अकेली हो गई। जो सबसे ज्यादा उनका अपना था, वही साथ छोड़कर चला गया। नीलिमा का दिल टूटता जा रहा था। बच्चों को खबर कर दी गई थी। कुछ अड़ोस पड़ोस के लोग भी जमा हो गए थे। नीलिमा अपने पति के अंतिम दर्शन के लिए भी खुद नहीं उठ सकती थी। अपने बेटों के इंतजार में उनकी आंखों की पुतलियां बार बार यहाँ से वहाँ घूम रही थीं कि तभी उन्हें अपने घर के आंगन में कुछ शोर सुनाई दिया। उनका बड़ा बेटा पराग अपने परिवार के साथ वहां पहुंच चुका था। धीरे धीरे चिराग, अनुराग और शुभांगी भी अपने अपने परिवार सहित इस दुख की घड़ी में वहां पहुंच गए। पिता का अंतिम संस्कार होने के बाद अब समस्या थी, माँ उन्हें कौन संभालेगा। चारों भाई बहनों के बीच ये चर्चा का विषय बन गया था। वो सभी बात कर रहे थे कि माँ ने तो अब पूरी तरह से बिस्तर पकड़ लिया है, उन्हें संभालना अब बहुत मुश्किल काम है। पराग ने अपने भाई बहनों को बुलाकर कहा, देखो, हम सब मिलकर 3-3 महीने माँ को रखेंगे, ये सबकी जवाबदारी है। उन्होंने कोई मुझे अकेले को पाल पोस कर बड़ा नहीं किया है, तुम्हें भी किया है। उस जगह सन्नाटा सा छा गया था, मानो सभी को सांप सूंघ गया हो। सबके पास यूं तो कोई ना कोई बहाना था। कमरे में पसरे सन्नाटे को चीरते हुए पराग ने कहा, सबकी बीवी नौकरी करती है, मेरी भी करती है, इसलिए नौकरी का बहाना कोई मत करना प्लीज। और हाँ शुभांगी, तुम इस भ्रम में मत रहना कि लड़की हो। तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम प्रॉपर्टी में बराबरी से हिस्सा लेने आई थी ना, क्योंकि वो तुम्हारा हक था। लेकिन अब ये कर्तव्य है, इसे भी निभाना होगा। ये बहाना मत बनाना कि सास ससुर तुम्हारे साथ हैं। हम जानते हैं तुम सबसे अलग रहती हो। मैं कहाँ मना कर रही हूँ भैया, तुम तो बोलते ही जा रहे हो। ले जाऊंगी ना मैं भी 3 महीने के लिए। खैर सब अपने अपने घर लौट गए। सबसे पहली बारी पराग की थी। अब पराग के साथ नीलिमा उसके घर पर थी। सब बच्चों की कानाफूसी तो नीलिमा ने भी सुन ली थी। पराग के घर वो अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती। पराग और उसकी पत्नी अपनी नौकरी पर चले जाते और बच्चे स्कूल कॉलेज। नीलिमा ऐसे भी बीमार ही थी, लेकिन बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। कमजोरी उनके अंदर समाती ही जा रही थी। कमजोरी उनके अंदर समाती ही जा रही थी। कभी ब्लड प्रेशर कम, कभी ज्यादा। उम्र भी थी, दुख भी था, दर्द भी था और सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला तिरस्कार भी था। पराग के घर 4 माह बीत गए, लेकिन कोई उन्हें लेने नहीं आया। किसी के बच्चों की परीक्षा, किसी के प्रमोशन का समय, किसी की कुछ व्यस्तता। पराग समझ गया था कि अब कोई माँ को लेने नहीं आएगा। अपने पति की यादों को अपने सपनों में बसाए नीलिमा बहुत तबीयत खराब होने के कारण पराग के घर से अब आईसीयू में आ चुकी थी। यही वो समय था जब नीलिमा आईसीयू के सन्नाटे में पड़ी मौत की राह देख रही थी। उनकी आंखों में अपने जीवन का घटना चक्र एक फिल्म की तरह घूम रहा था। कभी उन्हें भूतकाल में वो समय दिखाई देता जब वो जवान थी, सबकी जरूरतों को हंसकर पूरा किया करती थी, दिन भर घर में भागा ही करती थी। बच्चों को बड़ा करने में उन्होंने तन मन धन सब लगा दिया।
अपनी पूरी जवानी खपा दी। उसके बाद अधेड़ उम्र से जब तक हाथ पांव चले बच्चों के लिए भी करती रही। उनकी जरूरतों के लिए अपना पूरा बुढ़ापा खपा दिया। तब सब उन्हें बुलाते थे, माँ हमारे घर आ जाओ, हमारे पास रहो। लेकिन अब नीलिमा विचारों के बवंडर में गोते लगाती रही। उनकी आंखें खुलने के लिए तैयार ही नहीं थी। उन्हें बादलों के बीच उनके पति बाहें पसारे दिखाई देते। तब वो सोचती, वही तो है वो स्थान जहाँ पर वो प्यार से, सुकून से और सबसे ज्यादा सम्मान से रह सकती है। चारों बच्चे आईसीयू के बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे कि डॉक्टर ने आकर कहा, मिस्टर पराग, अब आप लोग एक एक करके अपनी माँ से मिलने जा सकते हैं। वैसे चारों साथ में भी जा सकते हो, क्योंकि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। चारों भाई बहन आईसीयू में पहुंच गए। नीलिमा को एक एक करके सभी ने आवाज लगाई, माँ माँ। वो आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी आंखें खुलने को तैयार ही नहीं थी। शायद नीलिमा का मन अपने बच्चों को आखिरी बार देखना चाह रहा था, किंतु पलकों का वजन ही उन्हें अब इतना भारी लग रहा था कि वो उन्हें उठा ही नहीं पा रही थी। उनकी मजबूरियां आंखों की कोरों से पानी बनकर अवश्य ही बहती हुई दिखाई दे रही थी। चिराग ने कहा, माँ एक बार तो आंखें खोलो। शुभांगी ने रोते हुए कहा, माँ प्लीज आंखें खोलो ना। लेकिन नीलिमा तो शायद सबसे रूठ चुकी थी। उन्होंने पूरा जीवन सबके लिए जिया, सिवाय खुद के। पर जाते समय हालातों और रिश्तों ने उन्हें ये एहसास तो करा ही दिया कि काश थोड़ा सा खुद के लिए भी जी लिया होता। अंतिम घड़ी में शायद नीलिमा सोच रही थी कि काश सौरभ की उनके साथ घूमने जाने की इच्छा उन्होंने पूरी कर दी होती। अपने साथ उन्हें भी थोड़ी दुनिया देख लेने दी होती। सौरभ भी खुद के लिए कहाँ जिए, वो भी तो हमेशा सबके लिए करते ही रहे और करते करते ही एक दिन बिना जिए ही मर गए। गलती तो उनकी ही है जो उन्होंने सौरभ की बात नहीं मानी, वरना दोनों ने नदियों और पर्वतों की, हरी भरी वादियों की मस्त हवा का सुख उठा लिया होता। नीलिमा के प्राण निकलने को तैयार ही नहीं थे। आंखें बंद, लेकिन दिमाग कभी जागता कभी सो जाता। 4 दिन से इंतजार कर रहे बच्चे अब बेचैन हो रहे थे। सबको वापस अपने घर, अपने काम पर लौटना था। ये इंतजार उन्हें बहुत भारी पड़ रहा था। ये आज आखिरी दिन था जब सब उनके आसपास खड़े उनके जाने की राह देख रहे थे। खैर, इंतजार पूरा हुआ और 5वें दिन भगवान ने सबकी सुन ली और नीलिमा की चलती उखड़ती सांसें अचानक आईसीयू के उस कमरे में थम गई। उनके आजाद होते ही अब सब आजाद थे अपने घर लौटने के लिए। अंतिम संस्कार के बाद पराग ने अपने भाई बहन से पूछा, अरे किसी के पास माँ का अच्छा सा लेटेस्ट फोटो है क्या? तब माँ के फोटो की खोजबीन शुरू हुई, लेकिन किसी के पास से उनका कोई ताज़ा लिया फोटो ना मिल सका। पूरा मोबाइल अपनी बीवी और बच्चों की तस्वीरों से भरा पड़ा था, किंतु माँ का एक फोटो भी मिलना मुश्किल हो रहा था। खैर, 3 दिनों में पूजा पाठ खत्म करके सब अपने अपने घर लौटने के लिए तैयार थे। जाते समय सभी के मन में एक टीस जरूर थी, अपने फर्ज से पीछे हटने की टीस, और ये टीस जीवन भर उन्हें ये याद दिलाती रहेगी कि उन्होंने लिया तो सब कुछ, किंतु लौटाते समय उनके हाथ बिल्कुल खाली थे। वे अपनी माँ को कुछ भी ना लौटा सके। जितना उनसे लिया था उसका 1% भी उन्हें वापस ना कर पाए। पराग, अनुराग और चिराग तीनों ने अचानक अपने बच्चों के कमरे से आती आवाज सुनी तो वो तीनों वहीं रुक गए और उनकी बातें सुनने लगे। तब उन्हें एक आवाज आई,
दादी बेचारी प्यार के लिए तरस गई। दूसरी आवाज थी, दरअसल हमारे पापा मम्मी ने उनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। तीसरी आवाज थी, अगर उनका बुढ़ापा ऐसा होगा तब उन्हें कैसा लगेगा। फिर एक आवाज आई, मुझे तो दादी का वो चेहरा जीवन भर याद रहेगा, उदास मुरझाया हुआ चेहरा। हाँ, उनकी आंखें कैसी लग रही थी ना, मानो बरसों से इंतजार कर रही हूँ। हाँ, और वैसे ही बंद हो गई बेचारी नानी की आंखें। हमारे पापा मम्मी ने बहुत गलत किया है। हाँ, जैसे वो हमें लाड प्यार से बड़ा कर रहे हैं, वैसे ही दादी ने भी उन्हें किया होगा ना। तीनों भाई और उनकी पत्नियां अपने बारे में अपने ही बच्चों के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर पानी पानी हो रहे थे। लेकिन ये वक्त है साहब, एक बार गुजर गया फिर हाथ कहाँ आता है। ये सोचते हुए वे अपनी जीवन यात्रा की तरफ आगे समय के साथ चल दिए। लेकिन कल जब वे बुढ़ापे की सीढ़ियों पर चढ़ रहे होंगे, तब समय कैसा खेल दिखाएगा, सोचने वाली बात है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।